ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी है कि हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम एक रफ्तार पकड़ चुका है और इस रफ्तार के पीछे अभिनय का संसार, संगीत की स्वर लहरियां, नृत्य की थिरकन और लेखकों के कलम से निकली मानवीय संवेदनाओं का संसार है। और इस संसार के साथ साथ लोगों के दिलों पर नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दस्तक आ चुकी है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेखक, राइजिंग स्टार हैं जो हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेखक के साथ साथ एक रेगिस्तान की मिट्टी से जुड़े हैं, लेकिन महानगरीय भागदौड़ के बावजूद भी उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं और शिद्दत के साथ आगे आई हैं। बहुत सारी विधाओं पर लिखते हैं, कहानी, कविताएं, इसके साथ साथ समीक्षा, डायरी और ना जाने कितनी विधाएं, और उसके साथ साथ संपादन पर भी उनकी एक महारत हासिल है। ऐसे ही हमारी राइजिंग सिटी के आज के राइजिंग स्टार लेखक हैं माधव सिंह जी राठौड़। तो हमारे इस प्रोग्राम में आज हैं माधव राठौड़ साहब। आपका हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। राठौड़ साहब, आपकी पैदाइश, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आपके जन्म के जो संस्कार हैं वो शिद्दत के साथ आपके भीतर प्रवेश किए? मेरा जन्म बाड़मेर के रेगिस्तानी गांव है चाडी, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के सीमावर्ती जो गांव है उनमें से आता है। जी जी, वहाँ पे हुआ है जी। और मेरे पिताजी अध्यापक हैं, अभी भी गांव में वो पढ़ाते हैं। जी जी। तो जब हम छोटे थे और उस गांव की स्कूल में पढ़ते थे, तब वो अखबार मंगाते थे, तो उनके साथ साथ में बालहंस, नंदन, चंपक, ये पत्रिकाएं भी ले आते थे। जी। तो घर पर बचपन से ही इन जो बाल साहित्य है उसको मैं पढ़ता हुआ बड़ा हुआ हूँ। और छोटा सा गांव है, रेगिस्तान का गांव है, अभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्राइमरी स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। जी। तो वहाँ पे हितोपदेश की, पंचतंत्र की कहानियां और इस तरीके के छोटे छोटे जो बच्चों की किताबें थी वो हमें पढ़ने को वो मिलती थी। जी। तो इनको भी मैंने पढ़ा है। वहीं से आपके भीतर ये लिखने का संस्कार? नहीं, लिखने का तो नहीं, पढ़ने का संस्कार। पढ़ने का संस्कार, वहां से आपके भीतर एक जिज्ञासा हुई। हाँ जी। और पिताजी अध्यापक थे, तो मैंने पूरी पढ़ाई के दौरान किताबों से मैं हमेशा जुड़ा रहा। तो आप जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहे, वहां पर आप कब तक रहे, किस उम्र तक रहे? मैंने 8वीं तक की पढ़ाई गांव से की है, बाड़मेर के मेरा जो गांव है उस वहां से। और उसके बाद में जोधपुर आ गया। जोधपुर आ गया। 8वीं के बाद आप लगातार? फिर मैंने जोधपुर से पढ़ाई की। मैंने पत्रकारिता कर रखी है और लॉ कर रखी है। राठौड़ साहब, आपका ये लेखन के जो संस्कार हैं वो कैसे हुए और आपने पहली बार क्या लिखा? चूंकि उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी बहुत सारी विधाओं में महारत हासिल है, कहानी, कविता, समीक्षा और संपादन वगैरह वगैरह, आलेख में। तो पहले तो ये बताइए, सबसे पहले लेखन के संस्कार कहाँ से हुए और इतनी सारी विधाओं को आपने कैसे अडॉप्ट किया?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिताजी अध्यापक थे, गांव में पढ़ाते थे, तो उन किताबों को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ। और कॉलेज के दौरान भी मैं किताबों के टच में था। कॉलेज की किताबों के अलावा जो साहित्य की किताबें वो मैं पढ़ता था, नियमित रूप से पढ़ता था। तो कॉलेज के दिनों में ही मुझे ऐसा लगा इन किताबों को पढ़ते हुए कि भी मैं भी लिख सकता हूँ अपनी बात को। तो फिर मैंने उन दिनों में कुछ कहानियां और कविताएं लिखी थी। तो याद है आपको पहली एक कहानी आपकी? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इमली फाटक के उस पार करके मेरी कहानी थी। हालांकि मैंने उस समय छपवाई नहीं। फिर मेरी नौकरी लगने के बाद मैंने पत्र पत्रिकाओं को भेजना शुरू किया और फिर ये लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो आप जो मुझे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो पिताजी ने जो बचपन से जो बच्चों की जो बाल साहित्य की जो किताबें मुझे पढ़ने को दी थी, तो वो कोई संस्कार जो लंबे समय तक मेरे भीतर पलते पलते मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। तो वो चीज मुझे फिर लेखन के फील्ड में ले आई। तो आपने कहानियों पर फोकस ज्यादा किया। वैसे तो आप सभी विधाओं से जुड़े हुए हैं, तो आपने अधिकतर सबसे पहले जैसे कहानी लिखी इमली फाटक वाली, और उसके बाद आप कहानी के ही ट्रैक पर आगे बढ़ते गए। अब ऐसा है कि जैसे सर जब नए नए लोग लिखना शुरू करते हैं तो सब विधाओं में हाथ आजमाना चाहते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसको ये पता चल जाता है कि मैं किस विधा में अपनी बात को ठीक से कह पाता हूँ। जैसे कि हम किसी घटना को या कोई ऐसा दृश्य या बिंब जो आपको हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, बेचैन कर रहा है, तो फिर आप उसको तय करते हो कि इसको मैं कविता में ठीक से कह पाऊंगा, या फिर उस बात को मैं कहानी में ठीक से कह पाऊंगा, या फिर उसको मैं पेंटिंग में ठीक से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। आप किस विधा में कंफर्ट रहते हैं? तो उस समय तो मैं सब विधाओं में चाहता था कि मैं इसमें भी लिख लूं, कविता में भी इसको ढाल सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं अपनी बात को गद्य में अच्छी तरीके से कह सकता हूं। तो मैंने कहानियों की तरफ रुख किया। तो मैं आज भी और अभी भी मैं अपने आप को गद्य का आदमी मानता हूँ। लेकिन जैसे कि कहानियों के अंदर कथ्य बिंब और एक इमेजिनेशन होता है, या संस्कार भी होते हैं, तो आपके भीतर तो वो वाले संस्कार है रेगिस्तान की धरती के, और आप महानगरों में आ गए। लेकिन आपकी कहानियों में देखा गया है कि मानवीय संवेदनाएं बहुत शिद्दत के साथ हैं। तो ये जो संस्कार हैं, ये आपके साथ महानगर में आके भी आपके इन संस्कारों ने आपका साथ हमेशा संजोए हुए हैं आपके भीतर। ये क्या कारण है कि कहानियों में आपके संस्कार बोलते हैं? देखिए, संस्कार तो अब आप जहाँ से आप पैदा होते हो, जो आपका परिवेश है, और जहाँ जो चीजें आप अपने आसपास समाज में जो देखते हो, वही चीजें आपके लेखन में आएगी। अब आप देखिए, मैं अगर रेगिस्तान से आता हूँ और रेगिस्तान की बात नहीं करके कश्मीर के डल झील में गुलाब के फूलों की अगर बात करूंगा, तो मैं कविता कर दूंगा, लेकिन उस कविता में सच्चाई नहीं होगी। जितना मैं रेगिस्तान के उन अभावों को, उन लोगों के उन दुखों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, उतना वहां नहीं कर पाऊंगा, और उतनी मेरी वो कविता सच्ची भी नहीं होगी। तो इसलिए हम जिस जगह से आते हैं, जिस संस्कारों से आते हैं, जिन संस्कारों से आते हैं, तो उस बात को हम बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। राठौड़ साहब, आपकी कहानियां काफी चर्चित हैं और आपकी कथा संग्रह भी निकल चुका है और काफी देखने को मिला है। मार्केट में भी उसकी काफी चर्चाएं हैं, साहित्य जगत में भी चर्चाएं हैं। एक आपका कथा संग्रह मार्क्स में मनु ढूंढती हैं, ऐसा ही शायद उसका शीर्षक है। तो ये सारा जो आपका कथा संग्रह इतनी चर्चा में आया, तो कैसे आपने उसका बिंब का निर्माण किया? और इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके कथा संग्रह में एक इमेजिनेशन, संस्कार, कहानी का प्लॉट, बहुत सारी बातें होती हैं कथा संग्रह में, तो इन सब चीजों के बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। बिल्कुल। कहानी में कोई भी कहानी लिखते हुए मैं 3 तरीके से चीजों को देखता हूँ। जी। फर्स्ट टाइम मेरी चीज दिमाग में कुछ प्लॉट क्लिक होता है कि ये कोई घटना है, कोई बिंब है जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई हॉन्ट कर रहा है, बेचैन कर रहा है। फिर मैं उसको उसी समय नहीं लिखता,
जी जी, उसको मैं दिमाग में प्लॉट के रूप छोड़ देता हूँ। हाँ। तो धीरे धीरे वो पकता रहता है और मैं उस कहानी को बुनता रहता हूँ कि इसको किस तरफ ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, इसका एंड कैसे करूंगा, पात्र क्या होंगे जी। और उसके बाद मैं उसको जी एक अच्छी ठीक से मुझे लगा कि आप ठीक पक गया, फिर उसे मैं फर्स्ट ड्राफ्ट में उसको लिख लेता हूँ जी। लिखने के बाद उसको मैं 15 दिन तक छोड़ देता हूँ, 15-20 दिन, महीना भर, और उसके बाद फिर से वापस देखता हूँ तो मुझे वो बिल्कुल काफी कुछ बदला हुआ लगता है जी। तो फिर मैं उसमें जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें ठीक नहीं है या फिर इन चीजों को ठीक करना चाहिए जी, उसको मैं ठीक करता हूँ। अब तक आपके कितने कथा संग्रह आ गए और कितनी कहानियां अप्रोक्सीमेट आप लिख चुके हैं? कहानी संग्रह तो एक ही आ रखा है जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि मार्क्स में मनु ढूंढते, ये तो है। उसके बाद मैंने 8-10 कहानियां लिखी है जो देश की अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में छपी है और उस पर बात भी हुई जी। मार्क्स में मनु ढूंढती है, ये शीर्षक में मार्क्स आता है तो एक कम्युनिज्म में भी आता है ना, और मनु जो एक शब्द है पूरा एक मैं समझता हूँ कि मानवीय संवेदनाओं का, ये दोनों चीज इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। आपने ये जो शीर्षक रखा है थोड़ा सा इस पे और खुलासा करके हमें बताइए। बिल्कुल, मैं जिस समय का प्रतिनिधित्व करता हूँ या जिस समय में मैं जी रहा हूँ जी, इस समय में सब कुछ गडमड है जी, चारों तरफ से एक अजीब सा एक धुंध का माहौल है जी। तो एक ऐसा समय था जब विचारधाराओं का एक लेखक के ऊपर हमेशा दबाव रहता था जी। तो एक तरफ मार्क्सवाद का अपना एक था जिसे हम वामपंथ कहते हैं जी, हाँ, काफी, और दूसरी तरफ दक्षिणपंथ है जी। तो वो उसका भी अपना था, लेकिन अब धीरे धीरे जो विचारधाराओं का ऐसा कहा जाता है, इस पर काफी बात भी हो चुकी है, विचारधाराओं का अंत हो गया है जी। और लेखक एक अजीब से भटकन के दौर में गुजर रहा है जी। तो उसके सामने स्पष्टता नहीं है जी। जिस समय मेरे से आगे वाली पीढ़ी में उनके कहानीकारों के सामने विचारधारा की या विचार की स्पष्टता थी, वो स्पष्टता हमारे समय नहीं है, गडमड है जी। तो वो जो नया लेखक आता है, जो नया जो युवा है, तो उसके सामने ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मार्क्स में मनु ढूंढती है, तो इस चीज को मैंने लाने की कोशिश की है। ये जो शीर्षक है ये कोई कहानी है भीतर या केवल ओवरऑल आपने कथा संग्रह का नाम रखा? मैं एक कहानी का टाइटल है, उसको मैंने इस किताब का टाइटल बनाया है। उस कहानी में क्या पात्र हैं, कुछ थोड़ा सा उस कहानी की संवेदना? उसमें एक लड़की है जो रेगिस्तान के गांव से आती है और जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटे गांव से जो लोग आते हैं, तो हमारे लिए जो बड़े शहर और ऊंचाइयां, लोअर से आप हायर की तरफ जाते हो तो हमेशा वो चीजें आपको आकर्षित करती है। तो वहां पर वो पढ़ते हुए हर चीज से वो आकर्षित होती है, कभी मार्क्सवाद से होती है, कभी दक्षिणपंथ से होती है जी। कभी अलग 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 परिवेश से, लेकिन फिर जब उसके भीतर उतरती है और खुद के भीतर उतरती है, तब उसे पता चलता है कि असल में मेरी खुद की खोज क्या है, मैं क्या चाहती हूँ और मुझे किसके लिए जीना चाहिए। तो उसको लेके कहानी है, एक व्यक्ति के द्वंद्व की कहानी है जी। राठौड़ साहब, आपने अब तक जो कहानियों का सफर किया है और आपने ये कथा संग्रह भी निकला है, तो हमारे शहर के और राजस्थान के एक जाने माने कहानीकार जो पूरे देश में जिनके फॉलोअर्स हैं और उन्होंने काफ़ी विधाओं पे भी काम किया है, लेकिन एक कहानीकार के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। डॉक्टर सत्यनारायण साहब आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और माधव राठौड़ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माधव राठौड़ हमारे समय के एक ऐसे युवा कहानीकार हैं जिन्होंने मतलब हिंदी कहानी जगत में अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं हालांकि माधव मतलब से मेरी ज़्यादा पुरानी मुलाकात नहीं है, लेकिन संयोग से एक बार इनकी मैंने एक टिप्पणी पढ़ी थी और फेसबुक पे जो मुझे और आयदान सिंह भाटी को लेके थी, वो टिप्पणी मुझे लगा कि कौन व्यक्ति है जो कि ऐसी भाषा, मंजी हुई भाषा, ऐसी ठोस अपने समय को अभिव्यक्त करने वाले संक्षेप में ऐसी आवाज़ जो कि ज़्यादा नहीं कम शब्दों में अपनी बात कह दे, तब से मुझे तलाश थी और फिर ये मिले संयोग से, तो मुझे लगा ये आप कहाँ।
उसके बाद थोड़ी मुलाकात हुई और फिर मैंने इनकी कहानियाँ भी पढ़ी धीरे धीरे। फिर इसके बाद इनका एक जब संग्रह आया तो मैंने संपूर्ण रूप से इनकी जो कहानियाँ मार्क्स में मानूँ तो कहानियाँ अपनी जगह अलग हैं ही, लेकिन मुझे एक तो ये लगा कि शीर्षक ही अपने आप में ऐसा आकर्षित करने वाला था, इसलिए भी कि मार्क्स और मनु। और मुझे लगता है कि आज का युवा समाज और हमारा इन्हीं दोनों के बीच जूझ रहा है। एक ज़माने में मतलब जो मनु थे वो वापस उभर कर आ रहे हैं। इस कंट्रास्ट को इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से देखने की कोशिश की, क्योंकि ये जो हमारे समय की जो विरोधाभास स्थितियां चल रही हैं कि हम फिर वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। बीच का जो मार्क्स के द्वारा हमें विकास की गति देखी थी वो मुझे लगा कि माधव ने पकड़ने की इन कहानियों के माध्यम से कोशिश की है। और एक ख़ास बात मुझे लगता है कि अपनी भाषा अर्जित करना, इनके पास अपनी भाषा जो इन्होंने विकसित की है, और इसी भाषा के कारण अभी मैंने संयोग से ये भी मुझे इसलिए भी बधाई भी देना चाहूँगा माधव को कि इन्होंने अभी जो कथा देश द्वारा कथा समाख्या में देश भर से कहानियाँ आई, उन कहानियों में जिनमें करीब सैकड़ों कहानी में से 5 कहानी चुनी गई, वो उसमें एक इनकी भी कहानी थी कित्रेत्सु। तो वो कहानी पढ़ते, हालांकि कईयों की समझ में हो सकता है कि हमारा समय इतना जटिल है कि हम वैसे ही नहीं समझ पा रहे हैं, सब भोचंग से हैं क्या। तो एक राइटर अपने समय को कहानी के माध्यम से कैसे देखता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज की जो मौद्रिक व्यवस्था है कित्रेत्सु, ये जो उसमें जो सारे पात्र होते हैं कि अपने समय से जूझते, उनको लगा कहीं पहुँच रहे हैं, पहुँच कहीं नहीं रहे हैं। ये इनकी कहानियों की खास बात है कि उस यथार्थ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की और कहानियों की हमारी सबकी अपेक्षा रहेगी। और माधव की खास बात क्या है कि उपन्यास भी आ रहा है इनका, रेगिस्तान का शोकगीत, जो कि एक ऐसा उपन्यास है जिसमें पारंपरिक ढांचे को इन्होंने ध्वस्त करते हुए हमारे समय को नायक बना दिया। मुझे लगता है कि जहाँ एक चरित्र होता है, एक नायिका होती है या एक कोई कैरेक्टर होता है, वो जूझता होता है, लेकिन इनके उपन्यास में अपने समय से जूझते हुए जो खास बात राजनीति है, राजनीति भी है, समाज भी है, और ये सारी चीज़ें जो हमारा समय, समाज और जो लोग हैं, कला है, कला का इतना बेहतरीन कला को इन्होंने नायक बना दिया। कोई व्यक्ति नायक नहीं है, कला नायक है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो भाषा अर्जित की है, वो भाषा इनकी अपनी विशिष्ट पहचान होगी। और इनसे लगातार ऐसे मुझे लगता है कि ये मतलब जो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, उन अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। मेरी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने राठौड़ साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो अभी डॉक्टर साहब जैसा कि साथ है सत्यनारायण जी, और मुझे सामने दिख रही हैं आपकी ये जो किताबें हैं कि सत्यनारायण जी का कहानी संसार, और डॉक्टर साहब पे आपने इतना काम किया है, तो क्या इसकी अवधारणा क्या है, इस काम की क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, देखिए सर, सत्यनारायण जी सर, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा जी। तो उस दौरान सर से मिला था जी। और मेरा हमेशा से चाव रहा कि हमारे जो साहित्य में हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो पुरखे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, उनको पढ़ने का हमेशा मुझे चाव रहा जी। तो मैं सर के पास जब भी जाता था, उनसे उनकी कहानियां मांगता था। तो उनकी कहानी, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कहानियों की जो किताबें हैं, उसकी एक एक प्रति बची है जी। लेकिन लोगों की खूब मांग रहती है। और अब सोशल मीडिया के आने के बाद तो लोग ये चाहते हैं कि सब आप अपनी किताब का लिंक दीजिए। और ये किताबें उस दौर में लिखी गई थी जब लिंक का सिस्टम था नहीं, और ये अलग मानसिकता और अलग पीढ़ी के व्यक्ति है। तो मैंने सर से कहा था, तो सर ने किताबें दी थी, तो मैंने इसको कंपाइल किया। तो सत्यनारायण जी के 3 कहानी संग्रह, तीनों कहानी संग्रह को मैंने इस एक जगह लाने की कोशिश की, ताकि जो इनको पढ़ना चाहते हैं एज ए पाठक, इन पे खूब सारा PhD भी लोग कर रहे हैं, काम हो रहा है, शोध हो रहा है, उनके लिए भी
यूनिवर्सिटीज में जो लोगों को है, इन सबको मदद मिल जाएगी, इस उम्मीद के साथ मैंने इसको लाया है। और इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आपने इतनी सारी विधाओं के साथ एक विधा का मैंने भी चर्चा नहीं की, और जो विधा आपके साथ जुड़ी है जो आजकल बिल्कुल करीब करीब विलुप्त होती जा रही है, पत्र विधा। क्योंकि पहले पत्र विधा बड़े बड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या राजनीतिज्ञ थे, लोग थे, उनकी भी काफी पॉपुलर हुई पत्र विधा और अपने आप में साहित्य का हिस्सा बन गई। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने इस पते पर कुछ चिट्ठियां, ये किताब भी आपकी सामने दिख रही है, तो ये विधा की तरफ आप कैसे झुका हुआ, और उसमें आपने फिर डॉक्टर सत्यनारायण जी का जिक्र किया है। बिल्कुल जी। असल में विधा, ये पत्र तो एक कम्युनिकेशन का मोड है। तो सत्यनारायण जी जब लिखा करते थे या रघुनंदन त्रिवेदी लिखा करते थे या उनकी पीढ़ी जब लिखा करती थी, तो उनकी जब रचनाएं छपती थी पत्र पत्रिकाओं में, तो उनको सैकड़ों पत्र आते थे जो पाठक पढ़ता था। उसी से उनको उनकी प्रतिक्रिया पता चलती थी कि मेरी रचना को लोगों को पढ़कर लोगों को कैसा लगा, किस तरीके से लगा। तो सत्यनारायण जी सबके पास में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि हम जब एक कहानी छपती थी तो हमारे पास सैकड़ों पत्र आते थे, और मैंने कहा कि हम एक कहानी लिखते हैं, छापते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो हमारे पास सैकड़ों लाइक्स आते हैं। तो वो कह रहे कि हमारे पास पत्र है और लाइक तात्कालिक होते हैं, समय के साथ लोग उसको बुला दिया जाता है, लेकिन पत्र आज भी हमारे पास सुरक्षित है। और आपने इस बात को जेहन में अपने बैठा लिया। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मित्र रघुनंदन त्रिवेदी हुआ करते थे कि मैं जब जोधपुर से जयपुर जाता था तो पीछे से मुझे पत्र लिखता था कि, तो मैंने कहा वो पत्र कहाँ है, तो उन्होंने कहा बक्से में पड़े हैं। तो उन्होंने मुझे मैंने बार बार कहा था, उन्होंने दिए। मैंने कहा ये चिट्ठियां एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल, तो क्यों नहीं इसको एक किताब के रूप में हम कंपाइल करके। बहुत बढ़िया काम है और आपको हम बधाई देना चाहेंगे इस काम के लिए। हमारी पीढ़ी में न तो पत्र विधा है, समय के बाद वो वहां तक बिल्कुल मैं ये बता ही रहा हूँ कि विलुप्त हो गई। मैं चाहता था कि ये हमेशा के लिए किताब के रूप में कंपाइल हो जाए, तो मैंने इसको इस सोच के साथ इस किताब को। बहुत बढ़िया आपने ये इस विधा पे, इसमें भारत भर के जितने भी साहित्यकार हैं, उस समय के जो वरिष्ठ साहित्यकार, उन सबके पत्र, उन्होंने साहित्यिक पत्र लिखे और सत्यनारायण जी को उनकी रचनाओं पे, समकालीन जो साहित्य है उस पे, उस समय के समाज पे, इसके न केवल पत्र है बल्कि इनको पढ़ते हुए उस समय में, उस समय का इतिहास से अभी आप रूबरू होते हैं और उससे गुजरते हो। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण पत्र है, कोई सामान्य पत्र नहीं, ये साहित्यिक पत्र है। आपने निश्चित रूप से कथाओं पे काम किया, इतनी विधाओं पे काम किया, तो एक कथाकार का अक्सर ये मानस रहता है कि वो और उसे फलांगे, यानी नदी जाके वो प्रयाग होती है, प्रयाग से समंदर में मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कथा विधा का तो समंदर निश्चित रूप से उपन्यास है। तो क्या आप सोच रहे हैं उपन्यास लिखने का या इस विधा पे काम कर रहे हैं? ऐसा हमारे हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि किसी भी गद्य के लेखक की असली पहचान ये होती है कि वो अपनी कहानी में तनाव को कितना लंबा खींच सकता है। वाह, क्या बात है। कोई तनाव है, जो प्लॉट है, उसके तनाव को लंबा कितना खींच सकता है, ये उसकी असली पहचान है। तो कहानी में क्या है कि 2 पेज तक, 3 पेज तक, 10 पेज तक हम उस तनाव को समेट लेते हैं, लेकिन उपन्यास 100 पेज, 200 पेज तक आपको वो तनाव बरकरार रखना होता है। तो एक लेखक के सामने बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि एक कहानीकार तभी संपूर्ण माना जाता है जब वो एक उपन्यास लिखता है। तो हम ये मान लें कि आप उपन्यास पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है उपन्यास लिखने की। तो अभी मैंने लिखा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस साल प्रकाशित होकर आएगा। कुछ बताना चाहेंगे या प्रकाशित के बाद ही बताएंगे? थीम के बारे में बात कर सकता हूँ जी। इसमें इसका जो मैंने टाइटल रखा, रेगिस्तान का शोक गीत। क्या बात है, मतलब आप रेगिस्तान से इतना निकाल रहे हैं, खजाना, अखूट खजाना है वैसे रेगिस्तान। बिल्कुल, आपकी बात सही है। रेगिस्तान मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल है, और यहाँ पे इतनी चीजें पड़ी अभी तक वो साहित्य में ठीक से नहीं आ पाई। जितना हम दूसरे जगहों की बात करें तो उन लोगों ने अपनी जगहों को लेके, अपनी स्थानीयता को लेके खूब लिखा है, लेकिन रेगिस्तान से इतना आया नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी में विजयकांत देथा ने, अर्जुन देवचारण ने, डॉक्टर आइदान सिंह भाटी ने
अपने राजस्थानी में लाई है, हाँ। लेकिन हिंदी साहित्य में राजस्थान से रेगिस्तान को एक बड़े स्तर पे बड़े कैनवास पे नहीं लाया गया है। तो ये मेरी कोशिश है। तो इसमें मैंने जो राजस्थान का और स्पेशली जो बाड़मेर जैसलमेर का जो फोक है, फोक म्यूजिक जी, जो लोक संगीत है जी, उसको मैंने अपनी थीम बनाते हुए उनको जो गाते हैं जी, लंगा, मंगड़ियार, ढोली और मिरासी, जी, ये लोग गाते हैं। और ये न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग देशों पे बड़े बड़े मंचों से गाते हैं। बहुत बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय तो हर साल 15-20 कंट्री जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ये एकदम बात हो रही थी, तो किसी ने मुझे कहा कि मैं 40 देश घूम चुका हूँ। क्या बात है। हाँ बिल्कुल। तब मुझे लगा कि क्यों नहीं मुझे इस सब्जेक्ट पे लिखना चाहिए, तो उस लोक संगीत को लेके और साथ साथ में पैरेलल रेगिस्तान का जीवन और उस समाज का जीवन और उसमें क्या बदलाव आया। इतना सब मंच मिलने के बाद भी इवन हिंदुस्तान की बॉलीवुड फिल्मों में भी वो लोग गा चुके हैं और गा रहे हैं, उसके बाद उनके भीतर क्या बदलाव आया, तो उनके थीम को रखते हुए अपने उपन्यास में उसका कलेवर लिया है। बिल्कुल। तो उस थीम को सोचते हुए मैंने लिखा है, तो छपने के लिए भेजा है, देखो कब आता है। तो आपने रेगिस्तान के संस्कारों का और आपने उपन्यास कथाओं में भी जिक्र किया, लेकिन मैंने भी कुछ कविताएं और गजल रेगिस्तान को लेकर लिखा है। तो मेरे को लगता है कि रेगिस्तान बिखरा पड़ा है कविताओं में, और रेगिस्तान का हर खंड अपने आप में कुछ कहता है, एक रहस्य उद्घाटन करता है। तो आपने कहानी विधाओं में इतना लिखा है, तो मैं समझता हूँ कि कविता का भी आपने बहुत सारा काम किया है, दृढ़ता से काम किया, और आपकी पुस्तक भी मुझे कविताओं की दिख रही है इसी दुनिया में रहने लायक। तो क्या कहना चाहेंगे, और कविता विधा से आपका कैसे आपकी रुचि कैसे कविता विधा की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती दिनों में एक लेखक सब विधाओं में लिखने की कोशिश करता है। जी। तो उन दिनों में मैंने कविताएं भी लिखी जी। और मेरी ज्यादातर कविताएं रेगिस्तान के आसपास थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जीवन को जीता हूँ या देखता हूँ, उसी के आसपास की हूँ। तो मेरी रेगिस्तान को लेके काफी कविताएं भी है। और बाकी रेगिस्तान के अलावा जो टोटलिटी में जो जीवन है हमारा, जो महानगरीय जीवन है, जीवन के संघर्ष है, सुख दुख है, उन सबको देखते हुए और जो मेरे जहन में जो आई उसको तो पहले कविता जरूर पहला, क्योंकि कविता का है और एक लयबद्ध कविता में होती है, तो आपकी कविता जरूर हमें सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल सर। मैं आपको मेरे इस कविता संग्रह की कुछ कविताएं सुनाता हूँ जी। काफका के हवाले से कहता हूँ जी। दुखों के साथ चिपक कर रहना अच्छा लगता है। क्या बात है। क्योंकि दुखों का रोना रोकर जीवन को एक हद तक स्थगित किया जा सकता है। वाह क्या बात। तमाम आलोचनाओं को ढकते हुए। क्या बात है। दुख भरे जीवन के बीच तुम्हारी यादों के कुछ छोटे छोटे स्लिप्स हैं जो जीवन भर जीने की ऑक्सीजन देते हैं। क्या बात है। जब ये गैप भर जाएंगे तब मैं चुक जाऊंगा इन दुखों के सागर से। वाह क्या इसलिए जी। तब तक काफका के हवाले से कहता हूँ कि दुख भरे इस जीवन में एक लम्हा अपना हाथ मेरे माथे पर रख दो। क्या बात है। बहुत बढ़िया बिंब है, बहुत ही बढ़िया। इसमें पूरा आपने संवेदनाओं को समेट लिया है जी। अगली कविता है जी। कामणगारी जी। तुम्हारे जाने के बाद जी गांव की नाली सा ठहर गया हूँ। क्या बात है। वाह। सब स्वाद फीके हो गए, रंग बेस्वाद, क्या बात। लोग बेतुके, वाह। पर आज भी ठीक से याद है घायल तीतरी सा तुमने कहा था कि अपने हिस्से के दर्द को भुगतना ही होगा। वाह। अपने हिस्से के दर्द को भुगतना ही होगा। आज 20 साल बाद इस सींचती दोपहरी को मैंने मांडू नहीं देखा पढ़ते हुए उस कामणगारी आवाज को अपने आसपास कहीं सुन रहा हूँ। अरे वाह क्या क्या बिंब है, और क्या अपने उपमाएं दिए हैं, और जो उसमें आंचलिक शब्दों का इतना गहरे अर्थ के साथ आपने उपयोग किया है, वो वाकई संवेदना क्या वो सीधे दस्तक देती है हमारे दिल पे। धन्यवाद। शायद आपकी कविताओं में आत्माएं बोल रही हैं, और हमारे देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं
जो शायर भी हैं, कथाकार भी हैं और काफी कुछ लिखा है। आदरणीय हबीब कैफी साहब हमारे साथ हैं। हबीब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माधव राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। सर, आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे राठौड़ साहब को? नए लिखने वालों की तरफ जब निगाह जाती है तो मुझे सबसे पहले ख्याल प्रतिभाशाली कहानीकार माधव राठौड़ का आता है। माधव राठौड़ की तरफ तवज्जो का जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके कथा संग्रह मार्क्स में मनु की कहानियों ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। इन्हें पढ़ के मुझे लगा कि एक बहुत ही प्रतिभावान कहानीकार से मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। इनकी बड़ी बात यह है, ख़ास बात जिसे कहना चाहिए, कि इनकी नाड़ जो है पर उंगलियां रहती हैं, वक्त की नब्ज़ पर इनकी उंगलियां रहती हैं। ये वक्त की रफ्तार को पहचानने की क्षमता रखते हैं और उसी के मुताबिक अपनी रचनाएं करते हैं। इसकी दो मिसालें मेरे सामने हैं बड़ी। लॉकडाउन में जो हालात बने थे उस पर इनकी एक कहानी है, लॉकडाउन में निरस्त एक कहानी। उसको मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये प्रतिभावान शख्सियत माधव राठौड़ जो है वक्त की रफ्तार को अच्छी तरह से समझते हैं, हालात को अच्छी तरह से समझते हैं और इसी के मुताबिक अपना लेखन करते हैं और अपनी बात को रखते हैं। इसी तरह जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं उनकी रचनाओं में बड़ा दम होता है और वो दूर तक याद रखी जाती है, देर तक याद रखी जाती हैं। उनमें एक कहानी मैंने अभी देखी थी, आभे में पसरा हुआ दुख। ये पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये कहानी। इसके अतिरिक्त इनके एक उपन्यास की तरफ भी मेरी तवज्जो जाती है। उस उपन्यास का नाम है रेगिस्तान का शोक गीत। इन्होंने एक अछूते विषय को उठाया है जिस पर किसी ने आज तक नहीं लिखा। मेरी निगाह में ऐसा कोई लेखन गुजरा नहीं है जिसने राजस्थान के लोक कलाकारों को, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकारों पर लिखा हो। ये लोक कलाकारों की त्रासदियाँ, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, उनके दुख सुख सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले उपन्यास है रेगिस्तान का शोक गीत। ये बहुत पसंद किया जाएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। और मेरी शुभकामनाएं राठौड़ साहब के लिए है कि ये खूब तरक्की करेंगे और करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। अब दरअसल मैं जब भी हबीब साहब का फ़ोन आता है जी तो उनका सबसे पहले यही कहना होता है कि इन दिनों क्या लिखा और मुझे कब पढ़ा रहे हो। वाह। तो मैं जब भी ये कहता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं लिखा, काफी हौसला अफजाई करते हैं लेखकों की जी। तो फिर वो बार बार कहते हैं कि तुमने नहीं लिखा तो फिर मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा सर कहानी चल तो रही है तो लिखेगा कब, तो मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हबीब साहब मुझे मेरा हौसला अफजाई करते रहते हैं जी। और इन लोगों का आशीर्वाद है, इस वजह से हम लोग लिख रहे हैं। सत्यनारायण जी है, आईदान सिंह जी भट्ट साहब है, हबीब कैफी साहब है। ये लोग नियमित रूप से बार बार पूछते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं जी। असल में मैं इस बात के लिए अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ जी कि मुझे समय पर ये लोग मिल गए जी। और इन लोगों के मिलने की वजह से फायदा ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि किस मेरी जो मैं जो लिख रहा हूँ वो कहीं कदम ताल तो नहीं है जी। मुझे लगता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन वो कदम ताली हो रहा हूँ जी। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से चीजों को कहाँ ठहराव है, कहाँ गलतियां हैं और इन चीजों को देखना चाहिए। अभी साहब जिस उपन्यास पर बात कर रहे थे
उसको लेके उन्होंने मेरे से 1 घंटा पर बात की और कहा कि इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए, इसको ये ठीक करो, ये मुझे नहीं लगा। और उर्दू के हैं तो शब्दों को लेके बहुत ही सचेत है जी। तो हर चीज पे उन्होंने बहुत ही डिटेल से मुझे बात की और बारीकी सी चीजों को समझाया। राठौड़ साहब, आपकी 2 विधाओं पे जिसमें इतना अच्छा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला है, और आप किसी फिल्म विधा से भी जुड़ रहे हैं या क्या उस विधा में आप काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा डायरेक्टली तो मैं किसी फिल्म की किसी विधा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक अभी का जो दौर आया है जी, इसमें अच्छी बात ये हुई कि आपके पास अगर अच्छा कंटेंट है जी, तो आपको मंच मिल रहा है जी। पहले ये था कि आपके पास कंटेंट तो अच्छा है लेकिन आपकी अप्रोच नहीं है, तो अप्रोच की जो मोनोपोली है उसको इस सोशल मीडिया ने तोड़ा है जी। तो इस वजह से हमारे कई युवा लेखक जो अच्छा लिख रहे, उनके उपन्यासों पे, उनकी कहानियों पर फिल्में बन रही है। तो मेरा जो अभी हम जो बात कर रहे थे जिस उपन्यास का, तो उसको मैंने भी वेब सीरीज के हिसाब से ही उसको बनाया है। तो छपकर आएगा, उससे पहले मैं 1-2 जगह बात चल रही है। तो उसको यूं कह सकते हैं कि एक तरह से प्रवेश द्वार है आपको फिल्मों की तरफ बढ़ने का। हाँ, हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से इस विधा में और वेब सीरीज के लिए अगर आपका काम है तो निश्चित रूप से आप इस तरफ बढ़ेंगे। और जोधपुर थिएटर में जो लोग हैं, सीनियर लोग, उन्होंने मेरी कहानियां पढ़ी तो उन्होंने कुछ कहानियां ऐसी लगी, उन्होंने कहा इस पे ये नाटक के फॉर्मेट में भी आनी चाहिए, तो उस पे भी काम चल रहा है। चलिए, आपने जोधपुर थिएटर की बात की, तो हमारे साथ एक थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और काफी साहित्य से भी जुड़े, कुछ लेखक भी हैं। श्री कमलेश तिवारी साहब हमारे साथ हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राठौड़ साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? माधव राठौड़ हमारे जोधपुर शहर के युवा साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं। अभी पिछले 7-8 सालों में यदि मैं कहूँ तो जोधपुर शहर के जिन कहानीकारों में, युवाओं में जिनका नाम उभर के आता है, उनमें से एक माधव राठौड़ हैं। माधव की कहानियों की अगर बात करें तो उनकी कहानियों के लेखन में अगर हम देखें तो एक प्रभाव नज़र आता है। वो उनके पास एक बहुत ही बड़ी संपदा है, वो है उनका लोक जीवन। वे बाड़मेर से आते हैं। बाड़मेर की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो ठेठ रेगिस्तान में जो बसे हुए गांव हैं, वहाँ उनका बचपन बीता है। वहाँ से वो आते हैं तो उनके साथ वहाँ का जीवन, वहाँ की विषमताएं, वहाँ के दुख, वहाँ की तकलीफ़ें और वहाँ अभावों में जो जीवन चलता है, वो सब उनके साथ है। वो सारा के सारा अनुभव उनके लेखन में बहुत ही स्पष्ट तौर पे नज़र आता है। वहाँ से वो आ जाते हैं जोधपुर शहर अपनी उच्च शिक्षा के लिए और यहाँ वो अपनी लॉ की पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ जो शहरों की आपाधापी है, जो भागता हुआ जीवन है, जो एक दूसरे से कटे हुए संबंध, जो यहाँ के छल छद्म, ये सारे भी वो बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। तो उनकी कहानियों में ये भी दृष्टिगोचर होता है। तो जो उनका कहानी संग्रह एक आया था, मार्क्स में मनु ढूंढती, उनमें अगर हम कहानियाँ देखें तो हर तरह की कहानियाँ मिलती हैं। ठेठ गांव की पृष्ठभूमि और उस जीवन की कहानियाँ जो लगभग अनछुई हैं, वे पहलू भी हमें देखने को मिलते हैं। और एक और ख़ास बात मुझे उनके लेखन में दिखाई देती है, वो है बातपोशी। जो ऐसा लगता है कि हम गांव के किसी एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं और रात को कोई बैठ के कहानी सुना रहा है। धन्यवाद कमलेश तिवारी साहब, आपने इतनी अच्छी बातें राठौड़ साहब के बारे में बताई। राठौड़ साहब, एक सवाल जो बहुत लोगों को कौंधता भी है आजकल, आज के परिवेश में, आपने बार बार सोशल मीडिया का जिक्र किया है, और तो मुझे वो गालिब की पंक्ति याद आती है कि गालिब का है अंदाजे बयां कुछ और। आजकल देखने को मिलता है कि जो परेशानियां या कथ्य है उस पर ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी जोर दे रही है, जबकि अंदाजे बयां यानी अपने कहने का जो अंदाज, जैसा कि आपकी कविताओं में दिखा, वो अंदाज कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे?
इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर दौर की कहानी का, कविता का जो शिल्प है वो अलग अलग होगा, क्योंकि समय बदलता है तो चीज़ें भी बदलेगी। तो शिल्प और कथ्य का बदलना अपने आप में स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम हिंदी कहानी को अगर हम देखें तो पहले जो कहानियाँ थी ऐसे मनोरंजन के रूप में या शिक्षा पद के रूप में कहानी थी, या आख्यानों से निकल के आती थी, दंत कथाओं से आती थी, लोक से आती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हिंदी कहानी अलग अलग समय के साथ जो चीजें बदलती है, तो उसके साथ कहानी भी उसी समाज की हिस्सा है, तो कहानी का शिल्प भी बदलेगा। तो वैसे वैसे कविता का, साहित्य हर विधा का शिल्प बदला है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी जो साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उसका अगर शिल्प बदला है, या फिर जैसे कहते हैं शिल्प टूटा है, या कथ्य में बदलाव आया है, तो उसकी वजह है कि हमारे समय का जो प्रेशर है, दबाव है, उसको उस फ्रेम में, जिस फ्रेम में प्रेमचंद कह रहे थे, जिस फ्रेम में ये जो उसने कहा था कहानी में, गुलेरी ने कहा था, उस फ्रेम में मैं अपनी कहानी को नहीं कह पा रहा हूँ। तो मैं उस फ्रेम को तोड़ रहा हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि हम परंपरा से आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं तो कुछ चीजें टूटती भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे समय का और आसपास के जो सर्कमस्टांसेस है, इसका इतना दबाव रहता है कि चीजें टूटेगी, और फिर वही बात होगी, ये सब नए तरीके से चीजें आएगी। जी राठौड़ साहब, अभी जैसा कि नए लेखकों का या अभी हमने चर्चा की, तो आजकल जो युवा लेखक लिख रहे हैं उनको लेके भी आपने देश की बड़ी मैगजीन में भी लिखा है, तो क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं उन युवाओं के बारे में? असल में ये कथा समाख्या कार्यक्रम हुआ था, कथा देश पत्रिका ने करवाया था जी। तो उसमें देश भर के जो युवा साहित्यकारों से कहानियां मांगी गई थी जी। और उन कहानियों में से कुछ 6 लोगों की कहानियों को सेलेक्ट किया था जी। तो उस सब देश के जो आलोचक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदी कहानी में युवा अपने समय को किस तरीके से दर्ज कर रहा है, या अपने समय के साथ किस तरीके से मुठभेड़ कर रहा है, या अपने समय को किस तरीके से वो देखता है। इस चीज की पड़ताल करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की बस्तर जगह पर 4-5 दिन का प्रोग्राम किया, और उस कहानी पे डिटेल से कहानियों पे बात हुई। तो असल में क्या है कि हम सोशल मीडिया की भीड़ में वो अकेले खड़ी पीढ़ी है जिसके पास किसी की तरह का कोई सहारा नहीं है, और हम वो लोग हैं जो गांवों से, कस्बों से आए थे, छोटे छोटे शहरों से आए थे, जो महानगरों की तरफ भागे या विदेशों की तरफ भागे अथाह पैसा कमाने, पैसा ही नहीं, पैसे से पैसा कमाने के लिए, उस गणित को समझने के लिए, और वो जॉब तलाशे, लेकिन आर्थिक मंदी में जॉब हाथों से फिसले, लेकिन उसके बावजूद भी वो युवा उस गांव में, उस कस्बे में लौटना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि वहां पर उसका जो गांव या उसका घर या वो स्मृति वो नहीं रही, इसलिए वो वापस लौटना नहीं चाहता। चलिए, हमारे साथ युवा आलोचक है नितिन यादव साहब, और नितिन यादव साहब बहुत बड़े समीक्षक भी हैं। तो माधव राठौड़ साहब, यादव साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? माधव राठौड़ वर्तमान हिंदी साहित्य में एक युवा रचनाकार के तौर पर संभावनाओं और अपेक्षाओं से लबरेज युवक रचनाकार हैं। उनका पहला कहानी संग्रह मार्क्स में मनु ढूंढती अपनी संवेदना, कथ्य एवं शिल्प के लिए चर्चित रहा है। उनका कविता संग्रह भी एक नए किस्म से, एक नए तरीके से समय को संबोधित करता है। उनका आगामी उपन्यास रेगिस्तान का शोक गीत अपनी भाषाई चुटिता, व्यंग, साथ ही साथ एक नएपन के लिए निश्चित तौर पर पाठकों में जगह बनाएगा। इसके प्रति मैं आशान्वित हूँ। उनके संपादन में डॉक्टर सत्यनारायण के पत्रों के संग्रह का जो पुस्तक आई है, उस पुस्तक से यह साबित होता है कि माधव राठौड़ के पास संपादन के लिए एक नई दृष्टि और विजन है। माधव राठौड़ हर तरह से साहित्य में सक्रिय हैं, और मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में वो अपनी रचनात्मकता को नए शिखर पर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ वो वर्तमान समय और समकालीन समय में युवा जन आकांक्षाओं को भी साहित्यिक परिवेश में एक कलात्मक ऊंचाई देंगे। आपने इतना सारा काम किया है और हर विधा पे आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आपका काम बोल भी रहा है।
तो ये जो अभी सारा लेखन का साहित्य संसार है, तो आप क्या सोसाइटी को संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं उस परंपरा, साहित्य की उस परंपरा से आता हूँ जहाँ पर साहित्य किसी भी तरीके का समाज को न तो संदेश देता है और न ही साहित्यकार उपदेशक की भूमिका में रहता है। जी। साहित्यकार का ये जिम्मेदारी बनती है या ये प्रतिबद्धता बनती है कि वो उन लोगों की तरफ से बोलें जिनके पास अपनी बात कहने के लिए जुबान नहीं है। तो ये अल्बेर कामू का बहुत फेमस कोट है कि लेखक उन लोगों की तरफ से बोले जिनके पास अपनी बात कहने के लिए जुबान नहीं है। तो मैं साहित्य की उस परंपरा से आता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि साहित्य समाज के पैरेलल चलता है और अगर किसी भी समाज को समझना है तो उस समाज के साहित्य को देखा जाना चाहिए। और रही बात, मैं युवा हूँ तो मैं युवाओं के मद्देनजर यही कहना चाहूँगा कि साहित्य में इस समय तात्कालिकता और फेमस होने की जो होड़ है वो ज़्यादा दिखाई देती है। तो मुझे ये समझ में आया मोटा मोटा कि साहित्य में कोई शॉर्टकट नहीं होता है और साहित्य एक लंबी यात्रा है। और जो कबीर का एक कोट है कि भूत हरे शीस वो चले हमारे साथ, या घर जलाए अपना वो चले हमारे साथ। तो साहित्य में ये बात है कि आपको वो जो चीज़ें बेचैन करती है और जो प्रतिरोध का जो साहित्य है वही साहित्य लंबे समय तक टिकता है, उसी पे भी बात होती है। और इतनी सारी बातें राठौड़ साहब आपने बताई अपने साहित्य के रेफरेंस के साथ साथ, और समाज को इतना बड़ा संदेश दिया और आप लगातार लिख भी रहे हैं। तो आज हमारे इस राइजिंग सिटी प्रोग्राम के आमंत्रण पर आप पधारे, तो मैं 24 न्यूज चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। और मुझे इसका जो न्यूज 24 का जो टाइटल है राइजिंग स्टार, ये बहुत ही अच्छा लगा। राइजिंग सिटी नाम से राइजिंग स्टार जी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कोई तो है जो नया लिख रहे हैं और उनकी तरफ उनका ध्यान है और उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मैं आपका और न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद सर। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।